2018 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार दिए गए चित्र के अनुसार एक पिंड h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु T से विरामावस्था में छोड़ा जाता है। तो कोई एक पिंड है, यह विरामावस्था यानी कि यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग u0 है और ये बिंदु क्या है T। यहाँ से इसे जस्ट केवल छोड़ा जा रहा है। जो घर्षण रहित पृष्ठ पर गति करता हुआ A बिंदु पर स्थित, और ये घर्षण रहित पृष्ठ, ये हमारा पृष्ठ क्या है, घर्षण रहित। इसका अर्थ है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम घर्षण बल की उपेक्षा करेंगे, घर्षण इसमें लगने वाला नहीं है। तो इस पृष्ठ से चलता हुआ बिंदु A पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर वृत्त, तो ये A बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर वृत्त शुरू हो रहा है। आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त क्या होता है, जो खड़ा वृत्त होता है हमारा। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त जिसका व्यास AB बराबर D है, यहां से लेके यहां तक का ये इसका व्यास किसके बराबर है, D के बराबर है, में प्रवेश कर एक चक्कर पूरा कर लेता है। प्रवेश कर बस अपना चक्कर पूरा कर लेता है या एक चक्कर पूरा कर लेता है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि ये इसके अंदर केवल इतनी ऊर्जा है कि बस किसी तरीके से अपना चक्र को पूरा कर रहा है, इसका अर्थ यह है। अतः h का मान होगा, तो आपको h का मान बताना है d के पदों में। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए जब पिंड को यहां से छोड़ा जाएगा तो जैसे जैसे नीचे की ओर चलेगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा। कई बार हमने कहा आपको कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है तो ऊंचाई पर उसका स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे वहां से नीचे की ओर आता है वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है गतिज ऊर्जा के रूप में। और हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर गति में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो पिंड को जब यहां से छोड़ेंगे तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। तो यहां पर पिंड के अंदर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। जब वो बिल्कुल निम्नतम बिंदु A पर पहुंचेगा तो इस A बिंदु पर मान लेते हैं यहां पर जो पिंड है इसका जो वेग है वो मान लेते हैं v है। तो उसके सारी गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो A बिंदु पर मान लेते हैं पिंड का वेग क्या है, va। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा 1/2 mva स्क्वायर के बराबर होगा। अब समझिए यहां से ये पिंड यहां पर एक ऊर्ध्वाधर वृत्त बना रखा है, तो पिंड ऊर्ध्वाधर वृत्त में प्रवेश करेगा। ऊर्ध्वाधर वृत्त में प्रवेश करके यदि अपना चक्र पूरा करता है, बस अपना एक चक्र पूरा कर रहा है, उसके अंदर केवल इतनी ऊर्जा है। तो यदि पिंड अपना चक्र पूरा करना है तो न्यूनतम बिंदु पर उसके अंदर एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जो कि हमने ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के अंतर्गत आपको बताया था, जो कि होती है √5gr के बराबर होती है। तो हम जानते हैं पिंड को अपना चक्र पूरा करने के लिए जो न्यूनतम बिंदु है A के लिए, जो उसके अंदर वेग होना चाहिए न्यूनतम बिंदु पर, वो होना चाहिए √5gr, जहां r क्या होती थी, उस ऊर्ध्वाधर वृत्त की त्रिज्या, g तो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। इतना यदि मान होगा तो वह अपना चक्र पूरा कर लेगा। यदि न्यूनतम बिंदु पर मान इससे कम होगा तो वो अपना चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तो यही चीज को हमको समझना है। तो इस वाली समीकरण से va का मान निकाल करके इस समीकरण के बराबर रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी h है वो किसके पदों में आ जाएगा, हमारा d के पदों में आ जाएगा। क्योंकि यहां इसको यदि d के पदों में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, √5g, और r की जगह क्या होगी, यदि इसके पूरा व्यास d है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2 इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से va का मान निकालें तो देखिए m से तो m कट जाएगा, 2 की यहां गुणा कर देंगे तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, va स्क्वायर। तो यानी कि va बराबर क्या हो जाएगा, √2gh। ये समीकरण भी va बता रही है, ये भी va बता रही है। तो ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो मान रख दें तो ये क्या आ जाएगा, √5g d/2 बराबर √ किसके बराबर, 2gh। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का तो स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5g d/2 बराबर 2gh के। तो देखिए क्या होगा, हमें h की वैल्यू चाहिए तो इस वाले g से तो ये g कट गया, ये 2 जो यहाँ है यहाँ नीचे चली जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो आ गया h इजिकल टू, ये क्या था 5/2, तो क्या आ जाएगा 5/2, और साथ में क्या था d। जब ये वाला 2 जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। तो 2 की 2 में गुणा होगी, यानी कि हो गया 5/4d, यानी कि जो ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई होगी, ये इसकी त्रिज्या के पदों में क्या होगी, 5/4d के बराबर होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा
बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के लिए आपको ऊर्ध्वाधर गति में जो नियम है उसके वो डेरिवेशन है वो आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए कि न्यूनतम बिंदु पर जो वेग है वो √5gr के बराबर होता है। 2018 में ही इसी टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार द्रव्यमान m का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से संघट करता है। संघट के पश्चात हल्का गुटका विरामावस्था में आ जाता है जबकि हल्के गुटके का प्रारंभिक वेग v है। तो प्रत्यानयन गुणांक e का मान होगा, हमें e का मान निकालना है। तो पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। कहते हैं m द्रव्यमान का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से संघट करता है। तो हम पहले यहां पर किस प्रकार से करते हैं, इन प्रश्नों को लिखते हैं टक्कर से पूर्व, और यहां पर दूसरा हम लिखते हैं टक्कर के पश्चात। तो टक्कर के पहले क्या है, ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m और ये कितने वेग से चल रहा है, v वेग से इस दिशा में चल रहा है। यहां पर एक दूसरा पिंड है और उसका द्रव्यमान जो है 4m है और ये क्या है, विरामावस्था में, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका वेग क्या है, 0। अब टक्कर के पश्चात क्या हो रहा है, टक्कर के पश्चात ये वाला पिंड विराम में आ गया। टक्कर के पश्चात ये छोटा गोला जो है जिसका द्रव्यमान m है वह क्या आ गया, विराम में आ गया, इसका वेग हो गया 0। जबकि यह वाला जो हमारा पिंड है, ये जो बड़ा पिंड है, इस बड़ा पिंड का जो द्रव्यमान जिसका 4m है, इसका वेग क्या हो गया, v हो गया, कैपिटल V हो गया मान लेते हैं, ये इसके बराबर आ गया। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे, या आप कह सकते हो इसका मान v' ले लेते हैं। चलिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करनी है e की वैल्यू, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, e, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक का आपको सूत्र पता होना चाहिए। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है E इजिकल टू माइनस, ये होता है V1 माइनस V2 बटे U1 माइनस U2, ये आपको पता होना चाहिए। तो किस प्रकार से प्रश्न को करेंगे, क्योंकि यह दोनों के दोनों पिंड हम कह सकते हैं एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं दोनों मिलकर के, और इन दोनों पिंडों पर बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले पिंडों का कुल संवेग टक्कर के बाद पिंडों के कुल संवेग के बराबर होता है। यानी कि कुल संवेग इनिशियल जो होता है संवेगों का योग वो बराबर होता है कुल संवेग फाइनल। तो क्या निकालेंगे, कुल संवेग क्या हो जाएगा, पहले पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, m गुणा v, प्लस दूसरे पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, 4m मल्टीप्लाई 0 बराबर फाइनल संवेग क्या है, यहां से निकलेगा पहले पिंड का द्रव्यमान क्या है m, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, और वेग कितना हो गया 0, प्लस बाद में उसका द्रव्यमान कितना हो गया, इसका द्रव्यमान है 4m और वेग बाद में कितना हो गया इसका v'। तो देखिए यह पद तो हो गया 0, यानी कि यह क्या mv बराबर, यह पद भी 0 हो गया, क्या गया 4m इंटू v'। तो यहाँ v' का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो v' बराबर होगा ये आ गया mv बटे 4m, कहाँ चले जाएगा इसके नीचे, तो m से m कट गया, यहाँ से हमें पता चल गया v' का मान किसके बराबर होगा, v बटे 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमको दिया हुआ था कि पिंड का, इस पिंड का प्रारंभ में हल्के पिंड का वेग v है, तो हमें ये पता चल गया। तो अब हमें सारी चीजें पता चल गई कि बाद में इसका वेग क्या हो गया 0। अब हमने कहा यह पिंड इस दिशा में चल रहा था, ये स्थिर था, जब ये वाला इस बड़े पिंड में टक्कर मारेगा तो ये पिंड किस दिशा में गति करेगा, ये इस दिशा में गति करेगा। तो सामान्यतः पिंड इस दिशा में गति कर रहे हैं, इसलिए हम इस दिशा को ले रहे हैं क्या, धनात्मक, पॉजिटिव दिशा इस प्रकार से ले रहे हैं। तो अब ये वैल्यूज यदि यहां पर रखी जाए, सीधे इस फार्मूले में रखी जाए, तो क्या आ जाएगा, E इजिकल टू माइनस V1 यानी कि हम कह सकते हैं पहले पिंड का ये हमारा होता है, इस पिंड का जो वेग होता है इसको यहां पर कहते हैं हम U1, ये होता है U2, इसको कहते हैं V1 और ये होता है V2। इसको समझिए, पहले पिंड का प्रारंभिक वेग, पहले पिंड का टक्कर के बाद वेग, दूसरे पिंड का प्रारंभिक वेग, दूसरे पिंड का टक्कर के बाद वेग V2। तो इसको हमने रखना है। तो देखिए U1 का मान कितना था, V, इसी दिशा में, तो U1 का मान हम नीचे रख लेते हैं। U1 का मान कितना है, V माइनस ये क्या है U2, तो U2 का मान कितना था 0, तो क्या लिख लेंगे 0। ऊपर चले V1, तो V1 क्या है, इसके बारे में बात हो रही है, तो V1 का मान कितना है 0 माइनस V2 का मान कितना आ गया, V2 का मान हमारा V' के बराबर है, किसके बराबर है, V' के बराबर है। तो
ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से खोलेंगे तो ऊपर वाला की माइनस में गुणाओगे, क्योंकि जीरो हट जाएगा, माइनस की माइनस में गुणाओगे क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ गया, वी डैश बटे किसके बराबर आ गया, वी के बराबर आ गया। अब वी डैश का मान वी के पदों में कितना है, वी डैश बराबर है वी अपॉन 4, तो वी डैश का मान रख ले तो क्या आ जाएगा, बराबर वी डैश का मान है वी अपॉन 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा वी, तो इस वी से ये वी कट गया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 1/4, तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, तो इसका अर्थ है जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह कितना है, 0.25 के बराबर होगा। इस हिसाब से हम इसमें ऑप्शन देखें तो हमारा इसने दिखा रखा है जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से करेंगे। इनको करते समय आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना है। ये तो सिंपल सिचुएशन थी जब सारे पिंड एक ही दिशा में चल रहे थे। कभी कभी क्या होगा, ये पिंड टकराने के पश्चात कुछ विक्षेप दिशा में आएगा, तो उस स्थिति में यदि आप दिशाओं को पहले से एज्यूम कर लेंगे कि एक दिशा को हम धनात्मक ले रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि पिंड विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसके वेग को नेगेटिव लेंगे। तो जब प्रश्नों में कुछ ऐसा आए तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। 2019 में इस टॉपिक से जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार से, इसके अनुसार किसी कण पर एक बल F बराबर 20 + 10y y दिशा में लग रहा है। तो किस दिशा में लग रहा है, y दिशा में लग रहा है, जहां F न्यूटन में तथा y मीटर में है। कण को y बराबर 0 से y बराबर 1 मीटर ले जाने में किया गया कार्य होगा। हमको कार्य कैलकुलेट करना है और हम सीधे जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब साथ ही हम जानते हैं कि विस्थापन अलग अलग हम कह सकते हैं निर्देशांकों में अलग अलग होता है, क्योंकि बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं कि इसको यदि तीनों अक्षों के संदर्भ में इस फार्मूले को लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो किया गया कार्य होगा ये होगा x1 से x2 तक, साथ में होगा fx × dx जो x अक्ष में विस्थापन होगा, प्लस ये हो जाएगा y1 से y2 तक, ये हो जाएगा fy × dy, प्लस इसी प्रकार z1 से z2 तक और साथ में हो जाएगा fz × dz। तो जहां fx x दिशा में x निर्देशांक में लगने वाला बल का घटक है और उसका dx x निर्देशांक में यानी कि x अक्ष पर उसका विस्थापन है। इसी प्रकार y और z को भी समझ सकते हैं। इस प्रश्न में सीधे कह रहा है कि y दिशा में लग रहा है लगने वाला बल, y दिशा में लग रहा है, और विस्थापन भी आप देखिए y बराबर 0 से y बराबर 1 है, तो न x में कोई विस्थापन हो रहा है न x पे दिशा में कोई बल लग रहा है, ऐसी z दिशा में न विस्थापन हो रहा है न बल लग रहा है। तो ये दोनों पद तो हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो केवल ये रह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, W बराबर समाकलन y1 से y2 तक, साथ में आ जाएगा fy × dy। तो fy की वैल्यू कितनी है हमको यहाँ पर दे रखी है, f बराबर दे रखी 20 + 10y, 20 + 10y किस दिशा में लग रहा है, यदि सदिश रूप में रखें तो ये किस दिशा में लग रहा है, j यानी कि y दिशा में लग रहा है। तो सीधे बल की वैल्यू रखेंगे, fy का मान, दिशा तो हमें पहले से ही पता चल गई, तो ये आ जाएगा समाकलन y1। अब y1 का मान क्या है, ये भी देखिए y बराबर 0 से y बराबर 1 तक, तो y1 का मान 0 और y2 का मान कितना आ गया 1, ये भी रख लेंगे। तो y1 का मान कितना हो गया, 0 से ले जा रहे हैं y अक्ष में, कहाँ तक, 1 तक। fy का मान क्या है, 20 + 10y और साथ में dy क्या है, विस्थापन है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। समाकलन का सूत्र हो समाकलन x की घात n × dx बराबर x की घात n + 1/n+1। तो ये तो y में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन 20 0 से लेके 1 तक इंटू y की घात 0 प्लस इंटू dy प्लस 0 से लेके 1 तक क्या आ जाएगा 10y इंटू dy, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर y की घात कितनी है, 1। अब इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं ये वाला फार्मूला। तो कैसे होगा, ये बराबर होगा किया गया कार्य W बराबर, देखिए 20 तो ऐसा का ऐसा आ गया, ये तो अचर है, y की घात 0 है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, x की घात n का, x की घात n + 1/n+1, तो y की घात 0 + 1/0 + 1 और साथ में हमारी लिमिट कितनी होगी 0 से 1, साथ में प्लस दूसरा वाला इसको देखें, ये 10 तो यहाँ पर ऐसे का ऐसे आ गया, y1 तो इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तो y की घात 1 + 1/1 + 1 यानी कि ये आ गया 10 और साथ में आ गया y² 2।
और लिमिट फिर से क्या आ गया 0 से 1। तो इसको सॉल्व करें, आगे कितना है 20, कितना आ गया y की घात 1 है, नीचे भी 1 है, यानी कि 20y आ गया। और लिमिट क्या रख देंगे 0 से 1। इसको हमने 20 को अंदर बाहर ले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है अचर राशि है। यहाँ पर देखिए 10 और साथ में कितना है 2, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और साथ में क्या आ जाएगा y², और इसमें भी लिमिट क्या आ गई 0 से 1 तक। इन सीमाओं का अर्थ क्या होता है कि एक बार इस चर की जगह 1 रखना है, चर y की जगह, फिर माइनस का निशान लगना है, फिर चर की जगह क्या रखना है 0 लगाना है। तो करते हैं इसको, तो किस प्रकार से आएगा, किया गया कार्य w बराबर यह आ गया 20 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लिख लेंगे y की जगह 1 माइनस 0 प्लस इधर कितना है 5 y² है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 20 की 1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 5 1 में गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 5। तो कितना आ गया टोटल 25, 20 और 5 25। क्या निकाल रहे हैं, कार्य निकाल रहे हैं, तो किस में आएगा जूल में आएगा। तो जो किया गया कार्य वो किसके बराबर होगा 25 जूल के बराबर होगा। इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। प्यारे बच्चों, यहां मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वरना ये प्रश्न को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला। यहाँ इसके फार्मूले लिखने हैं, फिर इसकी आपको लिमिट्स मैं समझा रहा हूं कि हो सकता है आपको थ्योरी में कहीं पर पढ़ते समय कोई आपकी परेशानी आई हो, अब वह न समझ पाए हो, तो यहां पर आपकी वो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसीलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज जब आप एक बार समझ लेंगे तब खुद से प्रश्न को करेंगे तो आप देखेंगे आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो फिर आप नोट कीजिए 2019 में इस टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार 4m द्रव्यमान का एक पिंड A u वेग से दूसरे पिंड B, जिसका द्रव्यमान यानी कि B पिंड का द्रव्यमान 2m है तथा वह विराम में है, से टकराता है। यदि टक्कर सीधे तथा पूर्ण प्रत्यास्थ हो तो टक्कर के पश्चात पिंड A की ऊर्जा में भिन्नात्मक कमी होगी। भिन्नात्मक कमी होगी, कितनी भिन्नात्मक कमी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए भिन्नात्मक कमी क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए। तो A में भिन्नात्मक कमी हम निकाल रहे हैं, तो A में भिन्नात्मक कमी यानी कि A की ऊर्जा में, लिखते हैं A की ऊर्जा में भिन्नात्मक कमी यानी कि A की ऊर्जा में कमी बटे A की प्रारंभिक ऊर्जा। इसको समझ लीजिए, ये एक फार्मूला है। और किस प्रकार से होगी A की ऊर्जा में कमी, यानी कि A की प्रारंभ में जो ऊर्जा रही होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी कि प्रारंभ में यानी कि इनिशियल, माइनस काइनेटिक एनर्जी जो बाद में रही होगी, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी, और बटे क्या होगी उसकी प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये इसका फार्मूला होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं 1/2mv² होती है, तो प्रारंभ में तो आपको पता चल जाएगी उसका प्रारंभिक वेग क्या है u है, तो प्रारंभिक वेग तो 1/2mu² के बराबर होगी। आपको बाद में निकालनी है कितनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं टक्कर से पूर्व, दूसरा हम चर्चा करेंगे टक्कर के पश्चात। इन दो स्थितियों में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टक्कर से पूर्व की बात करेंगे तो पहला पिंड हमारा ये है, इसका जो वेग हम लेते हैं वो कितना लेते हैं u1, और दूसरा पिंड ये वाला है, इसका जो वेग लेते हैं उसका वेग लेते हैं u2। और टक्कर के पश्चात पहला पिंड मान लेते हैं ये है और दूसरा पिंड ये है, तो इनके वेग को सामान्यतः इसको लेते हैं v1 और इसको क्या ले लेते हैं v2 ले लेते हैं। हमें क्या दिया है, ये जो 4m द्रव्यमान का पिंड है ये u वेग से दूसरे पिंड पर जा रहा है, तो दूसरे वेग पर जा रहा है तो u1 का मान क्या है u के बराबर है, पहली बात। और इसका द्रव्यमान कितना है 4m। u वेग से दूसरे पिंड भी जिसका द्रव्यमान क्या है m, तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान कितना है m, और तथा वह विराम में है, तो u2 का मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। ये आपको बात समझनी है। अब जब इसने ये भी इस दिशा में चल रहा था तो यह तो विराम अवस्था में था, तो ये रुका हुआ था। जब टक्कर हुई तो टक्कर के पश्चात मान लेते हैं यह इस दिशा में चल रहा है और यह भी इस दिशा में चल रहा है। तो टक्कर के पश्चात ये कहते हैं यदि टक्कर सीधे तथा पूर्ण प्रत्यास्थ हो
तो टक्कर सीधी हो रही है, पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। यदि टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है तो आप ध्यान रखिएगा जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ई, उसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अब हमें क्या करना है? हमारा मोटिव है ए की ऊर्जा में भिन्नात्मक कमी निकालने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए ए की, केवल ए की चर्चा कर रहे हैं हम, यहां पर ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए यानी कि पहले पिंड की प्रारंभ में गतिज ऊर्जा, उसकी बाद में अंत में गतिज ऊर्जा, और इसको भाग दे दिया जाए किससे? हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक ऊर्जा है उससे। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि टक्कर सीधे और पूर्ण प्रत्यास्थ है तो वह क्या होगी? संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन करेगी और साथ में ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन करेगी। संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि टक्कर से पूर्व जो कुल संवेग होगा टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर होगा। तो लिखते हैं संवेग संरक्षण के नियम से पहला, संवेग संरक्षण का नियम क्या आ जाएगा? संवेग संरक्षण का नियम लगा रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहले m1 u1, तो m1 कितना है? 4m, और इसका वेग क्या है? u1 किसके बराबर? u, तो 4mu, प्लस दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है? 2m, और वेग क्या है? u2, 0 के बराबर है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर। तो टक्कर से पहले कुल संवेग कितना हो गया? इतना। टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? इसका द्रव्यमान तो आप जानते हैं ये कितना है? 4m, और इसका द्रव्यमान कितना है? 2m। तो टक्कर के बाद इसका संवेग कितना आ जाएगा? 4m v1, प्लस इसी दिशा में हम ले रहे हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा? वेग, पहले द्रव्यमान लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 2m इंटू v2। हम साइन कन्वेंशन इस दिशा को क्या मान रहे हैं? धनात्मक दिशा मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने माना है कि दोनों पिंड इसी दिशा में जा रहे हैं। यदि पिंड, ये वाला पिंड इस दिशा में आता, विपरीत दिशा में आएगा, तो हम जब एक्सप्रेशन लास्ट में निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये v1 की वैल्यू माइनस के साथ आएगी, तो हम समझ जाएंगे इस दिशा में है। फिलहाल हम मान रहे हैं ये इस दिशा में चल रहा है। तो हमारे पास पहले इक्वेशन ये आ गया। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें कट रही है। तो ये m से ये वाला m और m कट जाएगा, यहां से कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, आप जानते हैं। साथ में 2 से भी करें तो यहां पर 2u आ जाएगा, ये भी कटेगा, 2 आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? यह आ जाएगा 2u इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2v1, ये आ जाएगा 2v1 और प्लस क्या आ जाएगा? v2। ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 होगी। हमारा उद्देश्य है v1 का मान ज्ञात करना। इस इक्वेशन के लिए हमें केवल v1 का वैल्यू चाहिए और u की वैल्यू, u1 की वैल्यू u तो हमारे पास है, हमें v1 निकालना है, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ 2 चर आ गए, v1 तथा v2, तो हमें v2 को हटा करके v1 का मान निकालना है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, क्योंकि इसने कहा है टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है, और यदि टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ है तो e की वैल्यू 1 के बराबर है। और हमने भी बताया था e बराबर होता है माइनस, ये होता है v2 माइनस v1 बटे u2 माइनस u1 के बराबर। तो वैल्यूज रखें, e की वैल्यू तो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो सीधे लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू v2 माइनस का निशान, v2 का मान तो v2 ही है और v1 का मान v1 ही है, तो v2 माइनस v1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? क्या आ जाएगा? u2 माइनस u1, तो u2 का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है, u1 का मान u के बराबर, तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस u। तो अब इसकी इधर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस u1 की 1 में करेंगे, पर u1 का मान तो हमारा किसके बराबर था? u के बराबर था, तो यहां से ये हटा देंगे, तो माइनस u की इधर गुणा करेंगे तो माइनस u आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर इधर क्या आ जाएगा? माइनस v2 माइनस v1 के बराबर, तो माइनस से माइनस कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया u बराबर v2 माइनस v1। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आगे पीछे लिखूं तो u बराबर लिख सकते हैं माइनस v1 प्लस v2 के बराबर। इस प्रकार से मैंने इसे लिख लिया। अब देखिए ये समीकरण 1, ये वाली है समीकरण मान लेते हैं 2। हमें क्या करना है? हमारा मोटिव है कि हमें v1 का मान निकालना है, क्योंकि v1 का मान निकालेंगे तभी इस समीकरण से हमारी किसकी होगी? भिन्नात्मक कमी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो v2 को एलिमिनेट करना है इन दोनों समीकरणों से और v1 का मान ज्ञात करना है। तो v2 यहां भी धन का, यहां भी धन का है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो तो v2 घट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 या समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे हम घटा रहे हैं, ये 2u है और यहां पर u है, तो 2u में से u को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? केवल u बच जाएगा, u बराबर यहां कितना है? 2v1, और ये क्या है? v1 माइनस का, जब इसे घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2v1 प्लस v1 यानी क्या आ गया? 3v1।
और ये V2 यहाँ प्लस का है, यहाँ V2 प्लस का था, जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमें पता चल गया U बराबर हो गया 3V1। तो V1 का मान पता चल गया U/3। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो अब हमें और V2 की आवश्यकता नहीं है ज्ञात करने की, हम सीधे ये भिन्नात्मक कमी को ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगी ये वाली भिन्नात्मक कमी, इसे यदि सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई इनिशियल में, शुरुआत में, तो क्या हो जाएगा 1/2 m का मान कितना है, पिंड का प्रारंभिक द्रव्यमान। ए पिंड का क्या है, ये वाला पिंड हमको दिया है A, ये वाला हमारा A पिंड था, ये हमारा B है, ये A है और ये क्या है B है, ध्यान रखिएगा। तो A पिंड का कितना है द्रव्यमान 4m, तो 1/2 साथ में क्या आ जाएगा 4m मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1/2 mv², और v का मान कितना है शुरू में इनिशियल में, तो ये किसके बराबर है, u के बराबर है। तो क्या आ जाएगा u², इतना आ गया, माइनस 1/2 क्या आ जाएगा फिर से m यानी कि 4m, और क्या आ जाएगा v1², क्योंकि टक्कर के बाद इसका वेग क्या आ जाएगा v1, तो v1 का स्क्वायर का मान कितना आ गया, v1 का मान हमने निकाला u/3, तो कितना आ जाएगा, इसे लिख लेंगे u²/3 3 9, और बटे कितना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 1/2 मल्टीप्लाई 4m मल्टीप्लाई u²। तो सॉल्व करें इसे, क्या आ जाएगा, ये देखिए ये ऊपर की ओर आ जाएगा, ये 1/2 m, 1/2 m, और नीचे भी 1/2 m, यहां पर भी देखिए u² सीधे कॉमन ले लेते हैं, ऊपर आ गया 1/2 m और u² कॉमन ले लें, और साथ में देखिए 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो सीधे 1/2 मल्टीप्लाई 4m मल्टीप्लाई u², ये कॉमन ले लिया ऊपर की तरफ, तो 1/2 4m u² बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस, यहां पर भी 1/2 4m u² कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 1/9 बटे नीचे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 4m मल्टीप्लाई u², तो ये पूरा का पूरा पद इससे कट गया, तो क्या आ गया केवल 1 माइनस 1/9, क्या आ गया 1 माइनस 1/9। तो एलसीएम लेके यदि सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ गया 9, ऊपर आ गया 9 माइनस 1, यानी कि क्या आ गया 8/9। तो जो भिन्नात्मक कमी होगी ए की ऊर्जा में वह किसके बराबर होगी, 8/9 के बराबर होगी। इस हिसाब से देखें तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को आपको जरूर ध्यान में रखना है, इसी को ध्यान में रख करके हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लंबे आते हैं, तो उनमें आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो आप फिर नोट कीजिए। टू 2019 में ही इस टॉपिक से एक और जो प्रश्न आया वो इस प्रकार से है, इसके अनुसार किसी m द्रव्यमान के पिंड को किसी तार में बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, तार के टूटने की संभावना अधिकतम होगी जब। देखिए, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाएगा, मान लेते मैं एक इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर वृत्त बना रहा हूं और ये इस वृत्त का केंद्र है, यहां पर हमने क्या करा, पिंड को घुमा रहे हैं किसी तार से बांध करके एक m द्रव्यमान के पिंड को, तो वह पिंड तब उसके टूटने की संभावना अधिकतम होगी जब उस तार पे जो तनाव बल लग रहा है उसका मान अधिकतम हो, तब पिंड के टूटने की संभावना अधिकतम होगी। यानी कि जब T यानी कि तनाव बल क्या हो, अधिकतम होगा। तो यदि आपने ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति पढ़ा होगा तो आप सीधे इतने स्टेटमेंट पढ़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं कि तार में तनाव बल तब होता है जब पिंड अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, निम्नतम बिंदु पे होता है तो तनाव सबसे ज्यादा होता है, और जब पिंड उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसका तनाव सबसे कम होता है। तो तनाव सबसे अधिकतम होगा तभी पिंड टूटेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब यदि इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको समझाया जाए तो किस प्रकार से समझेंगे। हमने कहा मान लेते हैं कोई पिंड जो है प्रारंभ में किसी इस बिंदु पर, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, इस पर स्थित है, तो हमने इस तार को यहां से जोड़ दिया ऐसे। तो पिंड पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे इसे देखते हैं। हमने कहा पिंड पर एक बल तो कार्य करेगा जो कि तनाव बल होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, केंद्र की तरफ होगी, यानी कि टी। मान लेते हैं यह जो पिंड जहां पर स्थित है, इसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वो बिंदु से मिलाने वाली रेखा इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः, ये जो हमारी क्या है ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसके परितः ये जो कोण बना रही है मान लेते हैं वो थीटा है। इस पिंड पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे इसे समझिए। एक पिंड पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा जो क्या होगा mg,
अब ये mg को हम क्या करेंगे, इसके दो घटक निकाल लेंगे। एक हमने इस प्रकार से रेखा खींच ली, यदि यह वाली ये कोण थीटा है तो आप समझ सकते हैं ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहां से एक बार यहां पर एक लंब खींच देते हैं और एक बार यहां पर एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां पर भी हमने क्या कर दिया कि लंब डाल दिया। तो ये जो घटक होता है भार बल का वो होता है mg cos थीटा, जिसे हम क्षैतिज घटक कहते हैं। और ये वाला जो घटक होता है ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है, जिसका मान होता है mg sin थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक जो mg sin थीटा है ये पिंड को इसकी इस स्थिति तक लाने का प्रयत्न करता है। तो कभी आप देखो किसी रस्सी को लेकर के ऊपर की ओर से छोड़ दो, ऐसे आकर के यदि उस पर बल न लगे इधर ही ऊपर जाती है और फिर वापस लौट करके इसी बिंदु तक वापस आ जाती है, इसी mg sin थीटा के कारण। अब हम देखें तो इस बिंदु पर ये mg sin थीटा जो बल लग रहा है वो तो इसको इसकी मध्यमान स्थिति यानी कि निचले बिंदु तक लाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन अब इन दोनों बलों के बारे में चर्चा करें। इस पर इधर की ओर बल क्या लग रहा है, तनाव बल T, और इधर क्या लग रहा है mg cos थीटा। और हम जानते हैं पिंड यदि वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल भी लगेगा। यदि इस जो हमारा हमने वृत्त लिया है इसकी त्रिज्या यदि r है तो अभिकेंद्र बल का मान किसके बराबर होगा, mv² r के बराबर होगा। जहां ये v क्या है, इस a बिंदु पर पिंड का वेग है, इसे va से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा, अभिकेंद्र बल इन दोनों बलों के अंतर से उत्पन्न होगा, तो निश्चित रूप से तनाव बल का मान ज्यादा होगा, तभी इधर की ओर लगने वाले अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा उसको। तो हम लिख सकते हैं T माइनस इसके विपरीत दिशा में है mg cos थीटा। इसका अर्थ है हमें तो तनाव बल का मान निकालना है, तो T बराबर क्या आ जाएगा, mva² बटे r प्लस क्या आ जाएगा mg cos थीटा। अब यदि हम कहें कि यहां से लेके यहां तक की जो इसकी त्रिज्या है वह तार की लंबाई से के बराबर हो, L किसके, R किसके बराबर है, L क्या है, जिस तार से बांध करके उस पिंड को हम घुमा रहे हैं उस तार की लंबाई है। तो हम R को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, L से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो तनाव बल है T ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यदि इन दोनों के मान बढ़ते चले जाएं तो T का मान भी सबसे ज्यादा होगा। तो T के मैक्सिमम मान के लिए क्या होना चाहिए, v का मान भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, प्लस mg तो हमारे पास है ही और साथ में ये cos थीटा का मान भी मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मान भी अधिकतम, इसका मान भी अधिकतम, तब T का मान अधिकतम होगा। तो कहां पर होगा, सबसे पहले v का मान मैक्सिमम कब होता है, हम जानते हैं जब पिंड अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और गतिज ऊर्जा अधिकतम होने का अर्थ है उसका वेग अधिकतम होगा, क्योंकि जैसे यहां से पिंड ऊपर ऊपर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती रहती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, और इस बिंदु पर आकर के उसकी लगभग सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर वेग सबसे कम और यहां पर वेग सबसे ज्यादा। पहली बात हमको पता चल गई कि यहां पर होगा। दूसरा, हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा का अधिकतम मान कब होता है, आप जानते हैं cos थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और cos थीटा का अधिकतम मान 1 कब होता है, जब cos क्या हो 0, इसका मतलब है थीटा का मान क्या हो 0 डिग्री। तो cos का मान 0 डिग्री कब होगा, जब ये वाला A बिंदु घूम करके यहां पर पहुंच जाएगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। इसका अर्थ है कि जब पिंड सबसे निचले बिंदु पर होगा तो T का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए भी हम कह सकते हैं पिंड का निम्नतम बिंदु पर होगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं।